अली अमीन गंडापुर साहब ने कल जोशे खताबत में एक ऐसी बात कर दी जो कोई और करता तो अब तक उसकी कवर खोदी जा चुकी होती। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को भी 7 खून माफ़ हैं। ये 7 खून माफ़ क्यों हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या नए इलेक्शंस वाकई हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी अब तस्लीम किया जा रहा है कि शायद अक्टूबर नवंबर में कुछ ना कुछ होने वाला है। ये कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के झुकने की वजह क्या है, क्योंकि बार बार जो मैसेज दे रहे हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब को, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये जो फ़ौज को बार बार कहा जा रहा है जी आप बैरक्स में चले जाएं और इससे पाकिस्तान के अंदर कोई इस्तेहकाम आ सकता है, तो क्या वाकई अगर फ़ौज बैरक्स में चली जाती है तो उससे कोई इस्तेहकाम आ सकता है या फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता टूट जाएगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और आखिर में आपका एक मैसेज वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसका जवाब देंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और ये फ़र्क जो है, इसका दावा है कि हमने 40,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 15 दिन के अंदर हमने ऐड करने हैं। अब वो कैसे होंगे, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। चौधरी साहब से आपने सुना जी कि 40,000 सब्सक्राइबर हमें चाहिए और ये मेरा दावा है। और मेरा दावा क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि मुझे यकीन है कि हमारे व्यूवर्स, हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारा एक दफ़ा कहना ही उनके लिए काफ़ी होगा। अब चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे रेड लाइन कहा जाता है। रेड लाइन का वर्ड अमूमन पीटीआई यूज़ करती है, लेकिन पीटीआई ही वो रेड लाइन क्रॉस करती है। इस दफ़ा उन्होंने एक ऐसी रेड लाइन क्रॉस की है कि जो कि सुनने के बाद शायद आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये बात कोई कर कैसे सकता है। ये बात है क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ किया और बहुत बड़ा कर दिया। ये पूरी डिटेल आपको चॉइस बताते हैं। कल अली अमीन गंडापुर साहब बन्नू में ख़िताब कर रहे थे और जोशे खिताबत में उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक जो फ़िक्रा इस वक्त वायरल भी है और वो पश्तों के अंदर है, वो मैं चाहता हूँ वैसे फ़िक्रा सुन लें लोग तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद थोड़ी सी तशरीह हम उसके बाद उसकी करें। इमरान खान ता तगवाम अगनाबाद अल्लाह ताला माते यू ताकत रा करे दे मासरा यू कलम ना कलम आ कलम ग्रीन पेन ग्रीन लिखाई गई जब्बा तासो पारे तासे भाई चलवा चरंगा था मुजवाला दलता बतरिया बोते ऊपर चले जी तासो वक्त। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कि मुझे सबसे पहले इमरान खान साहब ने ताकत दी, फिर उसके बाद आवाम ने ताकत दी और फिर मुझे अल्लाह ताला ने ताकत दी। और इसके साथ साथ फिर वो ये बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ सब्ज़ रंग का कलम है जिससे सब्ज़ लिखाई होती है और उससे वो सब कुछ करेंगे जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो जाता है। ये जो सब्ज़ कलम है ये तो वैसे एग्जेक्टिव कलम होता है जो सीएम के पास होता है या प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, तो उनकी जो रोशनाई उसके अंदर शामिल होती है वो सब्ज़ होती है, ग्रीन होती है, तो ग्रीन से लिखते हैं। ये बात दुरुस्त है उनकी, क्योंकि ऑर्डर उसी से किए जाते हैं अमूमन। लेकिन ये जो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं बल्कि पूरी पार्टी का ये अलमिया है कि जब ये इमरान खान साहब की बात करते हैं तो ये उन्हें वहाँ तक ले जाते हैं जिसके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा भी नहीं है। आप इमरान खान साहब को देख लें, वो ख़ुद ये कहते थे कि अल्लाह ताला मेरी ट्रेनिंग कर रहा था और अपने आप को नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिलाने की कई मरतबा कोशिश की। और बाज़ुका तो ऐसे महसूस होता था कि ये बिल्कुल दायरा कुफर में दाखिल होने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला को ख़ास करम करता था, फिर वहाँ से ही वापस आ जाते थे। लेकिन टच ज़रूर ये कर देते थे उस ज़मीन को जिसे किसी ने आज तक टच करने की गलती नहीं की। फिर आपको याद होगा कि एक छोटा सा बच्चा जो था वो उसने ज़मान पार्क के अंदर तकरीर की थी जिसमें इनके बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद थे और बारिश और बड़े पढ़े लिखे समझदार, और उस बच्चे ने किस तरह एक कलाबे मलाए इमरान खान साहब और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उस पर मज़ीद बात नहीं कर सकता, फ़र्क मैं बिल्कुल मेरी ज़ुबान जो है वो गवारा नहीं करती, उसके अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि मैं ऐसी गुस्ताखी दोहरा भी सकूँ। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो थे वो उनकी तकरीरें आप सुन लें। फिर इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और इसके साथ साथ आप मुराद सईद के ख्यालात देख लें, बाकी सब के ख्यालात देख लें, तो अक्सर औकात ये वहाँ तक चले जाते हैं जहाँ पाकिस्तान का कोई शख्स जाने का सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब अली अमीन गंडापुर साहब अच्छे भले ज़िम्मेदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। इनके वालिद मेरा ख्याल है फ़ौज में थे, शायद मेजर या कर्नल थे, एक फ़ौजी बैकग्राउंड भी है और अच्छे तगड़े लोग हैं और बड़ा कबीला है इनका डीआई खान के अंदर, और सेंसिबल भी हैं। ये नहीं है कि कोई
सड़क छाप आदमी है, बड़ा सेंसिबल आदमी है, और इस वक्त भी उन्होंने एक बैलेंस रखा हुआ है गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट और पार्टी के दरमियान। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल साथ जुड़ गया हो और वहाँ तक चला गया हो कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे नाराज़ हो जाए या वफाकी गवर्नमेंट इनसे नाराज़ हो जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब वो देखें, उन्होंने ऐसे लगता है जैसे शिरक का मुजाहरा कर दिया। ज़्यादा तो उलमा कराम इसका फ़ैसला कर सकते हैं, मैं कौन होता हूँ ऐसी बात करने वाला। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान से ने ताकत दी आपको, अवाम ने ताकत दी, और अल्लाह ताला जो है ना उसके बाद तीसरे नंबर पे आप ले जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी गुस्ताखी कोई और कर सकता है। अगर ये गुस्ताखी किसी और ने की होती फ़र्क, तो इस वक्त तक ना सिर्फ उसे ज़िंदा जला दिया जाता, बल्कि उसकी कब्र खोद के उसके अंदर दफन करके उसके ऊपर घास भी उगा दी होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या बाकी लोगों ने या पूरी सोसाइटी ने। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में शायद सब लोगों का ख्याल यही है कि ये कुछ भी कह सकते हैं, लिहाजा इनको 7 खून माफ़ हैं, और ये जो 7 खून की माफ़ी है इसका फ़ायदा फिर ये सब लोग उठाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई शख्स इतना अजीम हो सकता है कि जो मुक़द्दस हस्ती हैं उनसे नाउज़ आगे निकल जाए या फिर उसे अल्लाह ताला के शरीक ठहरा दिया जाए। हम सब खाकी इंसान हैं और अपनी अपनी औकात में, अपनी अपनी इस्तिताअत में रह के हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। हमारी क्या मजाल है कि हम अपने आप को खुदा के साथ कंपेयर कर सकें या अंबिया कराम के साथ कंपेयर कर सकें या औलिया कराम के साथ कंपेयर कर सकें या सहाबा कराम के साथ कंपेयर कर सकें या जो दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं उनके साथ कंपेयर कर सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को तौबा करनी चाहिए, और तौबा करने के बाद उन्हें एहतियात भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी है, इक़्तिदार दी है, और ये ख़ास अनायत होती है अल्लाह ताला की, जिसको वो मुनासिब समझता है उसे इक़्तिदार से नवाज देता है, उसे इज़्ज़त से नवाज देता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को इज़्ज़त भी मिली है और इक़्तिदार भी मिला है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वहाँ पर चले जाएँ जहाँ पर लोगों का ईमान जो है उसके ऊपर ज़रब पड़नी शुरू हो जाए या वहाँ पे ईमान के ऊपर दस्तक होनी शुरू हो जाए। तो ये मेरा नहीं ख्याल के होना चाहिए। ये एक बहुत ही नामनासिब सा रवैया था, नामनासिब से अल्फाज थे। इन्हें ये वापस लेके अपनी इस्लाह करनी चाहिए और साथ एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हम इमरान खान साहब को कंपेयर करना शुरू करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई खुशामद हो सकती है। और इमरान खान साहब क्योंकि खुशामद को एंजॉय करते हैं, सारी पार्टी इस काम में लगी होती है, और ये पूरी पार्टी इमरान खान है। इमरान खान है तो सब कुछ है, इमरान खान साहब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इमरान खान साहब के सामने इनमें से किसी की इज़्ज़त भी नहीं होती है, भी ज़हन में रखिएगा। इमरान खान साहब जो सलूक इन सब के साथ करते हैं हमने कई बार देखा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये साहब भी कहते होंगे। मैंने ज़िंदगी में इमरान खान साहब के मुँह से किसी के लिए साहब नहीं कहा सुना। आसिफ अली ज़रदारी साहब को वो ज़रदारी कहते हैं, नवाज़ शरीफ को वो नवाज़ कहते हैं, या शरीफ तो बहुत कम कहते हैं। मियाँ साहब उन्होंने कभी कहा ही नहीं ज़िंदगी के अंदर किसी बंदे को, तो वो इनकी भी इतनी इज़्ज़त करते हैं। उमर अयूब साहब जो हैं उमर है, और शिबली फराज साहब जो हैं वो शिबली हैं, फराज तो हम कहते हैं उनको। और असद उमर जो थे वो असद थे, और असद कैसर साहब असद थे वो भी। और दूसरा अब तो नाम भी रखने शुरू कर दिए उन्होंने लोगों के। तो कोई ऐसा मुक़द्दस या मोतबर शख्सियत नहीं है जिसके साथ वो साहब लगाते हों। इवन जनरल फैज़ हमीद को वो फैज़ कहते थे। वो तो तरसते ही रह गए जनरल फैज़ हमीद के, मुझे जनरल फैज़ हमीद कहें या जनरल साहब कहें। ये तो जनरल बाजवा साहब के खौफ की वजह से, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे, कहीं माइंड ना हो जाए, तो उनको जनरल साहब कहते थे। बाकी तो किसी को उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कभी करवाई। तो एक ऐसा एरोगेंट शख्स, उसकी पार्टी के अंदर भी वही एरोगेंस आ गई है, और वो खुशामद में इतने आगे चले जाते हैं कि शिर्क का जो दर्जा है उसको भी पार कर जाते हैं, जो मेरा ख्याल है बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तान की। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, और सिंपल क्वेश्चन बताऊं आपको तो वो ये बनता है कि इमरान खान साहब झुक क्यों गए। अब मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। क्या कोई डील हुई है, क्या उन्हें कोई ऑफ़र कर दी गई है, फ़ौज के हवाले होने का कोई डर है, 9 मई का जो इकबाली बयान था वो उनके गले पड़ चुका है, पीटीआई की क़यादत से मायूस हो चुके हैं कि भाई इनके हाथों में दिया तो मैं तो अंदर ही रहूँगा, या हो सकता है कि पीटीआई का कोई हथियार काम नहीं आ रहा और पीटीआई एग्जॉस्ट हो चुकी है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन असल रीज़न क्या है ये आपको बताते हैं। अब देखिए, इमरान खान साहब ने सारा जोर लगा लिया। उन्होंने पूरे नैरेटिव्स डेवलप किए हैं। उन्होंने जनरल आसिम मनीर साहब का यूनिफॉर्म में तस्वीर लगा के नाम के साथ बहुत सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए। उन्हें ये भी कहा कि मेरी बेगम को कुछ हुआ तो कातिल ये होंगे, और गद्दार कौन का एक पूरा बयानिया क्रिएट करके साथ उनकी तस्वीर लगाई, और 1971 के हालात को पाकिस्तान के आज के हालात के साथ कंपेयर किया उन्होंने, और जानवर भी कहा उन्होंने, फिर एक शख्स भी कहा, फिर जंगल का बादशाह भी कहा,
वो सब कुछ ही वो कह चुके हैं। और उससे पहले इनकी तकर्री रोकने के लिए इमरान खान साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बल्कि फ़ौज के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार इन्होंने खड़े कर दिए और उन सबको उम्मीदें दिलवाई कि जनाब मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। जनरल बाजवा साहब को ये तक कह दिया कि 8 महीने आप एक्सटेंशन ले लें ताकि जनरल आसिम मुनीर साहब को रोका जा सके। फिर जो सदर आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने इस वक्त बहुत सीनियर एक जनरल हैं, उनसे कहा जी आप हमारे साथ मिल जाएं और 8 महीने हम जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते हैं और उसके बाद फिर आप उस लाइन में आ जाएंगे कि आप आर्मी चीफ बन सकें तो आप अगले आर्मी चीफ हो गए। या ये तक ऑफ़र करके इमरान खान साहब ने और आरफ अलवी साहब ने करके देख लिया, लेकिन किसी जगह पे दाल नहीं गली। फिर उन्होंने इल्ज़ामात लगा लिए, फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, आपको याद होगा, लॉन्ग मार्च करके देख लिया, जेल के अंदर से बहुत कुछ करके देख लिया। फिर अदलिया के साथ इनके अच्छे रिलेशंस हैं, कुछ इनके जजेस हैं जो बहुत ज़्यादा करीब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो दूसरे जजेस से बात करके उन्होंने पूरा एक आप ये समझे स्क्वाड कायम कर लिया जो इमरान खान साहब को बहुत फेवर कर रहा है। और अब तो ऑब्वियस है, चीज़ें कोई ऐसी है नहीं जो छुपी हुई चीज़ें हैं। तो सब कुछ करने के बाद भी इमरान खान साहब को महसूस हुआ कि फ़ौज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और इसमें एक चीज़ फ़र्क याद रखें, तो इसमें एक शख्स को हमें दाद देनी पड़ेगी और उसको ये क्रेडिट देना पड़ेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही है, और वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। और ये DGISPR हैं और इनकी जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी क्लियर थी और इतनी क्लैरिटी जो है और इतनी कन्विक्शन जो है वो मैंने बड़ी कम मरतबा देखी है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ। और उसमें उन्होंने क्लियर करके बात कर दी कि जी 9 मई के जो लोग हैं उनको हम जिम्मेदार समझते हैं और उस पे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि जो मर्ज़ी कर लें, जिसने जो भी करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर सकती है वो कर लें, या अदलिया जो कुछ करना चाहती है वो कर लें, लेकिन हम 9 मई का जो वाक़या है उसको माफ़ करने के लिए या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, उनको करार वाकई सदा दे कर रहेंगे। और ये इंतशारी टोला है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। साथ इमरान खान साहब के बारे में भी जो कुछ उन्होंने कहा वो ऑब्वियस है, बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा। तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली मरतबा खौफ महसूस हुआ। नहीं, खौफ महसूस हुआ कि ये सारे हालात जो हमने क्रिएट किए हैं या एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो हालात क्रिएट हुए हैं वो फ़ौज के ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहे, उसका कोई फ़ौज को असर नहीं हो रहा। लिहाजा अब हमें कोई एक और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे को मामलात को सेटल किया जा सके। तो ये बेसिकली तो अलीमा खान साहबा जो है, बहनें हैं इमरान खान की, वो बड़े अरसे से इनको समझा रही हैं। और ये याद रखें कि खान साहब की जो फैमिली है उनकी फ़ौज के अंदर बड़ी जड़ें हैं और इनके बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर थे, वो जनरल तक रिटायर हुए हैं सारे। तो उन सब का ख्याल ये है कि किसी न किसी तरीके से हम वहाँ पर पैचअप कर सकते हैं। तो वो बड़े अरसे से इनको समझा रही थी। तो अब इमरान खान साहब को जाके महसूस हुआ कि अगर मैंने अपने मामला सेटल ना किए तो अफवाज पाकिस्तान तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उसका मुझे नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने एक नया बयानिया दिया है कि जी हमारा तो फ़ौज के साथ कोई इशू नहीं है, ये तो नून लीग और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये क्रिएट कर रही है। तो अब पहले उमर अयूब साहब के ज़रिए उन्होंने मैसेज दिया और उसके बाद अलीमा खान साहबा के ज़रिए मैसेज दिया। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है वो फ़ौज का जो स्टैंड है उसकी वजह से पैदा हो रही है और इमरान खान साहब को फ़ील हो रहा है कि अगर मैंने मामला सेटल न किए तो मेरी जान नहीं बख्शी जाएगी, मैं जेल के अंदर ही रहूँगा। मैं गर्मियाँ मैंने गुजार ली हैं, आगे फिर सर्दियाँ आ रही है और वहाँ पर फिर ठंडा पानी मिलेगा नहाने के लिए। तो उनको महसूस हो रहा है कि इतनी जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो बड़ा बड़ा अरसा जेलों के अंदर रहे। यूसुफ गिलानी साहब देखें 5 साल जेल के अंदर गुजार के आए थे। शायद खान अब्बासी को कितना अरसा जेल के अंदर रहना पड़ा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब 2 साल तो वो जेल के अंदर रह गए। मियाँ नवाज शरीफ कितनी मरतबा रहे और आसिफ जरदारी साहब तो 13 साल जेल के अंदर रहे। तो इमरान खान साहब को महसूस हो रहा है कि ये बड़ा पंगा ले लिया मैंने जिसका मुझे नुकसान हो रहा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट रही है। लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या इनको माफ़ी मिल जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि माफ़ी मिल सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक ऑप्शन है जिससे इनकी जान छूट सकती है और वो ऑप्शन ये है कि ये पब्लिकली 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करके उसमें माफ़ी मांग लें। ये कहें कि जी हमसे गलती हुई है और आइंदा अलबत्ता ये नहीं होगा और हमारी जो तंजीम है, हमारी जो पार्टी है, वो बुनियादी जो ढांचा है पाकिस्तान का उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगी। तो हम उसके अंदर रहेंगे, एक ही तरीका है। और उसके बाद जाके पार्लियामेंट में बैठ के ये पार्लियामेंट को मजबूत करें, उसको स्ट्रेंथन करें। और अगर पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो गई तो फिर मामला जो है सेटल हो जाएंगे। फिर अदलिया भी को प्रॉब्लम नहीं पैदा कर सकेगी, इस्टेब्लिशमेंट भी प्रॉब्लम नहीं पैदा कर सकेगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब गलती मान के
पार्लियामेंट की हद तक अपने आप को महदूद रखें तो ये मामला फिर सेटल हो सकते हैं। वैसे सेटलमेंट का कोई चांस नहीं है, फ़ौज 1 इंच पीछे हटने वाली नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ। आप एक ट्रैवलर हैं, 127 मुल्क गालिबन आप 117 117 मुल्क आपने देखे हैं। इसमें आपने लिबिया, सीरिया, इराक और ये तमाम जंगज़दा ममालिक ये भी आपने देखे होंगे और इन दिनों में भी अपने शायद इनका दौरा किया। आपको क्या महसूस हुआ? एक तो मुझे ये बताइए उन ममालिक को देख के, और दूसरा अगर पाकिस्तान में फ़ौज एक दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए सिर्फ कैंट्स तक महदूद हो जाए और बाहर ना आए तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? अब देखो फ़र्क, मैं क्योंकि जो जंगज़दा इलाके थे मुझे उनमें जाने का इत्तफाक हुआ। सीरिया में उस वक्त गया जब वहाँ पे जंग चल रही थी और ऊपर से बमबारी हो रही थी और सारे एयरपोर्ट्स बंद थे। तो मैं बैरूत के ज़रिए, लेबनान के ज़रिए मैं वहाँ पे दाखिल हुआ और मैं 1 हफ़्ता मैंने दमिश्क के अंदर गुजारा। तो इसके साथ मैं बगदाद गया हुआ, फिर मैंने लिबिया देखा हुआ है। तो वो जो जंगज़दा इलाके हैं वो मैं सारे देख के आया। ये ज़हन में रखो कि जो मुसलमान फ़ौजें हैं ना, तगड़ी फ़ौजें हैं या मुसलमान तगड़ी सोसाइटीज़ हैं, उन सब के अंदर एक ज़वाल आया है। जैसे इराक़ के अंदर आया, जैसे सीरिया के अंदर आया, जैसे लिबिया के अंदर आया। ये तगड़े मुल्क थे, फ़ौजी लिहाज से भी बड़े तगड़े मुल्क थे और इनके पास पैसा भी बहुत था। तो इनको बाकायदा ब्रेक किया गया। तो पाकिस्तान एक एटमी पावर है और फ़ौज बड़ी तगड़ी है। तो अगली बारी पाकिस्तान की है, ये ज़हन में रखो कि अगली बारी पाकिस्तान की है और हर सूरत पाकिस्तान को ये लोग पो डाउन करेंगे, क्योंकि बाहर की फोर्सेस हैं और इंटरनल फोर्सेस दोनों मिली हुई हैं और ये एंटी पाकिस्तान एक मूवमेंट है जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे बिजनेसमैन इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। अब जो पाकिस्तान का इस वक्त सेवियर है ना, वो अफवाज पाकिस्तान, ये हमें मानना पड़ेगा। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज के बगैर बच नहीं सकता और जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता। तो आपने जमहूरियत को भी साथ चलाना है और अफवाज पाकिस्तान को भी साथ चलाना है। ये दोनों पाकिस्तान के लिए लाज़िम मलज़ूम है। ये नहीं हो सकता कि आप जमहूरियत को साइड पे कर दे, पाकिस्तान चल जाए। ये नहीं हो सकता कि आप अफवाज पाकिस्तान को साइड पे कर दे, पाकिस्तान चल जाए। नहीं चलेगा, ये बच ही नहीं सकता इस तरह। अब जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है सोसाइटी के अंदर से, सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, और फिर जो एंगेजमेंट है कि अदलिया ने भी एंगेज कर लिया, ब्यूरोक्रेसी ने भी एंगेज कर लिया, सियासतदान भी इंसान नहीं बन रहे, वो भी आपस में नहीं बैठ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है, फिर बाहर से यलगार है पूरी, फिर पाकिस्तान को घेरा हुआ है, अफ़गानिस्तान के सरहदों से घेरा हुआ है, ईरान की सरहद से घेरा हुआ है, इंडिया की तरफ से घेरा हुआ है। तो हर तरफ से जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, वो बेसिकली आर्मी के ऊपर प्रेशर पड़ता है अल्टीमेटली। इनको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इतनी लाशें अब तक ये उठा चुके हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी ऐसा घराना होगा पाकिस्तान के अंदर जिसका फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक़ हो और वहाँ पे कोई शहीद ना हो, जिसकी लाश ना उठा के सरहदों से लाई गई हो या शहरों के अंदर से लाई गई और उसे तदफीन उसकी ना हुई हो। तो इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हैं, फिर इतनी ज़्यादा गालियाँ भी पड़ती हैं इनको। मुझे ख़तरा ये है कि किसी वक्त ऐसा ना हो कि अफवाज पाकिस्तान उकता जाए और कहे जी ठीक है जी, हम अपने आप को बैरक्स में वापस लेके जा रहे हैं, हम कंटोनमेंट्स तक महदूद रह रहे हैं या सरहदों पे बैठे हुए हैं, बाकी मामलात आप जाने। SIFC जो है ना, वो भी हम अपना इनिशिएटिव वापस ले रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसके अंदर हम बैठे हुए हैं, हम भी वो भी वापस ले रहे हैं। अपने तमाम जो केसेस हैं हम वो भी वापस ले रहे हैं, हम विड्रा कर रहे हैं और हम जा रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो ये याद रखें कि फ़ौज को कोई नुकसान नहीं होगा, ये ज़हन में रखें आप। क्योंकि सीरिया के अंदर भी जब मैं गया था, कंटोनमेंट सेफ थे, यानी सीरिया के अंदर कोई जर्नैल नहीं मरा, कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई फ़ौज के बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ हो गई हों या लोगों ने जाके फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया हो। लीबिया के अंदर भी जहाँ पे कर्नल कज़ाफ़ी को एक ट्रंच से निकाल के मार दिया गया था, उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया था, उसकी लाश को गलियों में घुमाया गया था, वहाँ पे भी किसी कंटोनमेंट के ऊपर हमला नहीं हुआ, वहाँ भी फ़ौज का मामला चलता रहा सारे का सारा। इस तरह बगदाद के अंदर आप देख लें कितने जर्नैलों को फांसी हुई है या कितने को ट्रायल हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। तो सिर्फ सद्दाम हुसैन जो था वो मारा गया और उसके बाद जो सिविलियन थे वहाँ पे कुछ 24 लाख के करीब सिविलियन मारे गए इराक़ के अंदर। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हुई तो यहाँ पे सिर्फ कैजुअलिटी सिविलियंस की होगी, क्योंकि फ़ौज जो होगी वो कंटोनमेंट से चली जाएगी और उसको अपने आप को सेफ करना आता है, तो वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रख लेंगे। दीवारें उन्होंने बनाई हुई हैं और वहाँ साथ साथ वो एक फायर वॉल भी क्रिएट कर लेंगे, साथ वो वेपन्स जो होंगे वो भी सीधे कर लेंगे, तोपें वहाँ पे वो ऊपर लगा लेंगे और उसके बाद किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो उस कंटोनमेंट के इलाके में दाखिल हो जाए। देखो बन्नू का वाक़या है ना, 1 लाख बंदा था, उन्होंने कंटोनमेंट की तरफ बढ़े और 5 मिनट के अंदर अंदर एक बंदा नहीं था वहाँ पे, सारे भाग गए।
और उसकी बुनियादी वजह यह है कि फ़ौज को फेस करना इतना आसान काम नहीं होता। और पाकिस्तान जैसी फ़ौज में जिसने वो आप देख लें सोवियत यूनियन का बड़ा गर्क कर दिया था, जिसको अमेरिकन इसकी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे जो सोल्जर यूएन की ड्यूटीज़ पे जाते हैं, आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया के जो सोल्जर्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो अंदर बैठते हैं जहाँ पे मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल टाइम होता है, तो पाकिस्तानी फ़ौजियों को आगे लगाते हैं और ये वहाँ जाके ठीक ठाक किस्म का ऑपरेशन करके आते हैं। बड़ी दुनिया एहतराम करती है इन लोगों का। तो वो अगर ये खुदा न खास्ता पीछे हट गए तो पाकिस्तान के अंदर इतना कुछ तो खून होगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 25 करोड़ लोग हैं यहाँ, तो 30-40 लाख लाशें गलियों के अंदर पड़ी होंगी, क्योंकि फिर इनको बचाने वाला कोई ना हो। आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि अगर फ़ौज जितने जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी वापस ले लेती, या जो सीएम्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी वापस ले लेती, अली अमीन गंडापुर साहब की सिक्योरिटी वापस ले लेती फ़ौज, कहती जी हम जिम्मेदार नहीं हैं। देखें अली अमीन गंडापुर साहब अपने दफ्तर कैसे बैठते हैं, इनको तालिबान दफ्तर से उठा के ले जाएगी। या जो जजेस हैं वो तो उनके ऊपर तो जो मुलजम होते हैं वो अटैक कर देंगे सारे। या जेलों की जो सूरत हाल आपके सामने है, वहाँ पे इतने कैदी होते हैं जी, वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि जो जेल कमरा है उनको संभाल सकता है। तो अल्टीमेटली फिर आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। शहरों के अंदर जो दहशतगर्दी होती है हमेशा फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है आपको। इवन यहाँ पे जो सैलाब आ रहे हैं, अभी खुदा न खास्ता देखिएगा आने वाले दिनों में सैलाब आएगा तो अब आपको दोबारा फ़ौज को लगाना पड़ेगा वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को खुराक पहुँचाने के लिए। तो ये सूरत हाल है। अब वो कहते हैं नहीं जी हम तो बैरक्स में चले गए हैं, आप अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करें, खुद देखें। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान सर्वाइव कर सकेगा। तो ये बड़ा बैड एक तस्वर है कि आप हमें खुल दें और आप बैरक्स में चले जाएं और हमें लूट मार करने की और सब कुछ करने की इजाज़त दे दें। वो इजाज़त मिल गई भाई, नहीं सर्वाइव कर सकेंगे हम, नहीं चल सकेगा पाकिस्तान। तो आपको अल्टीमेटली इनको साथ शामिल रखना है, क्योंकि एटमी फ़ौज है ये, और अगर आप इसको साथ नहीं रखेंगे तो कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी। अब ये देखें सूरत हाल यहाँ पे ये है कि सारी पार्टी जो इक़्तिदार के अंदर हैं, अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सरहद में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर 3-4 पार्टियां मिल के, पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो और आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप मिल के बैठ के मुल्क चलाने की कोशिश करें और अफवाज पाकिस्तान के साथ अपने मामला दुरुस्त रखें, बजाय इसके कि आप उनको गालियाँ देते रहें। वो गालियाँ देते रहेंगे, अल्टीमेटली वो थक जाएंगे, उकता जाएंगे। किसी दिन उकता के वो बैठ के तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये बड़ा खौफनाक खेल है एक, जिसमें बाहर के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा शामिल हैं। तो मेरा ख्याल अकल करनी चाहिए इन सबको और बैठ के कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक ठीक नाज़रीन, चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, उसके बाद अपना सवाल लेंगे। अब टॉपिक है हमारा जी हुकूमत के हवाले से। हुकूमत परेशान है, टांगें कांप गई हैं, क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनके कॉरिडोर्स में क्या बातें हो रही हैं, पीटीआई उन्हें क्या पैगामात पहुंचा रही है, किसकी वजह से वो बिल्कुल हिले हुए हैं, गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, ये पूरी डिटेल आपको बता। अब देखो वो जो काजी फायज़ ईसा साहब है ना, ये अक्टूबर के अंदर रिटायर हो रहे हैं। जब ये अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद जस्टिस मनीब अख्तर जो होंगे वो सीनियर मोस्ट जज होंगे उसके बाद। और ये दोनों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि जब ये लोग आएंगे तो हमें रिलीफ मिल जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस उम्मीद पर बैठी हुई है कि जो ही ये जजेस आएंगे, काजी फायज़ ईसा साहब चले जाएंगे, तो एक जुडिशल कमीशन बना देंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और वो होगा 8 फरवरी के इलेक्शंस के बारे में। और वो जुडिशल कमीशन जो होगा वो कहेगा लाएँ जी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 लेके आएँ, और उसके बाद फिर जब एक क्राइसिस पैदा होगा तो उसका सोल्यूशन ये निकलेगा कि अगले इलेक्शन करवाएं जी आप, और इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा जी आप इलेक्शन के फौरी तौर पे तैयारी करें, और नया इलेक्शन जो होगा फेयर एंड फ्री होगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस इलेक्शन की हिफाजत करेगी। वो ये कहेगी कि हम अपनी सरबराही में, अपनी निगरानी में ये इलेक्शन करवा रहे हैं और फ्री एंड फेयर होंगे। अच्छा, ये जो फार्मूला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ख्याल है कि इस टाइप की एक डेवलपमेंट हो रही है, और इस चीज़ से गवर्नमेंट भी ये वाकिफ़ है। गवर्नमेंट को पता है कि काजी फायज़ ईसा साहब आखिरी फायरवाल हैं, ये अगर यहाँ से दरमियान से हट गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। इसीलिए गवर्नमेंट इनको एक्सटेंशन देना चाहती थी, जो ज़ाहिर अभी मुमकिन नहीं हुए, और वैसे भी काजी साहब माने भी नहीं, राज़ी भी नहीं हुए। तो अब उसके बाद जो सूरत हाल है वो सामने, तो गवर्नमेंट इस चीज़ से यरक रही है, डरी हुई है। इनको महसूस ये होता है कि जो ही ये लोग आए तो उसके बाद मामलात तब्दील हो जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड पे इसका एक काउंटर चीज़ भी, एक काउंटर जो इफेक्ट्स है वो भी तैयार किया जा रहा है। तो वो यही है कि कर लें जी जिसने जो करना है, ये आर्डर तो नहीं माने जाएंगे। अच्छा ठीक। तो आप नए इलेक्शन करवा भी लें तो उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। जब वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर,
और प्राइम मिनिस्टर दोनों का एक रजामंद होना ज़रूरी है। दोनों रजामंद ही नहीं होंगे, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं होगा। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं होगा तो आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे? फिर बाकी मेंबर्स भी अगर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो बगैर इलेक्शन कमीशन के कैसे हो सकेंगे? तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास या रियासत के पास अभी, जिसको मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंडरस्टैंड नहीं कर रही। उनका ख्याल ये है कि बस काजी फायज ईसा साहब गए और हमारे रोशन दिन शुरू हुए, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं है। मतलब इलेक्शन नहीं हो रहा। इलेक्शन नहीं हो रहा, मुझे लगता 18 महीने तो नहीं होते। ठीक है, ठीक है। नाजरीन, आपने व्लॉग सुना, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस के लिए फिर से आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सवाल आता है, फिर मुश्किल हुआ कि किसे फाइनलाइज किया जाए। बिल आखिर आपके लिए एक क्वेश्चन फाइनलाइज करके लाए हैं, उसके जवाब का वेट कीजिए, आपको अभी बता रहे हैं। अब्दुल्ला वसीम साहब ने पूछा है, सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा? यार ये बड़ा जेन्युइन सवाल है अब्दुल्ला साहब का। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब मायूस हो गए हुए हैं, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। और पहले ये होता था कि उनके 2 मशीर थे और जो मियां नवाज शरीफ को चला रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब उनके बगैर कुछ भी नहीं थे, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। एक उनके वालिद साहब थे मियां शरीफ साहब, और मियां शरीफ साहब की बेइंतहा इज़्ज़त करते थे और बहुत ही समझदार आदमी, इतने समझदार आदमी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लिहाजा शरीफ फैमिली अगर एक फैमिली है तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी थे वो मियां शरीफ थे। और मियां नवाज शरीफ साहब को उनका बहुत ज़्यादा हौसला था और वो हर वक्त उनका हाथ पकड़ के रखते थे मियां नवाज शरीफ साहब का। वो दुनिया से रुखसत हो गए। और जो दूसरी इनकी लाइफ लाइन थी वो इनकी बेगम साहबा थी, बेगम कलसूम नवाज़, और उनका बड़ा हौसला था मियां नवाज शरीफ साहब को, और वो भी दुनिया से चलेगी। तो 2 इनकी जो लाइफ लाइन्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और उसके बाद मियां साहब का दोस्त कोई नहीं है, मियां साहब का जो सर्कल है वो है ही नहीं, वो एक बड़े लिमिटेड और अकेले आदमी है। और इस वक्त अगर आप देखें तो दूर दूर तक मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो इनकी दिलजोई कर सके, जो इनके इश्यूज़ को समझ सके, जो इनको मशवरा दे सके। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, वो डिप्रेस हो गए हुए हैं। एक तो बार बार उनकी जो गवर्नमेंट ख़त्म की गई, फिर उनको इक़्तिदार से निकाला गया, फिर उनको जेलों में धक्के दिए गए, फिर पूरे ख़ानदान को मुल्क से बाहर फेंका गया। और उसके साथ साथ ये जो बयानिया पिछले 4 साल में चला है ना कि नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, और उनके घर के नीचे जो वहाँ पे गाली गलोच की गई है और जो मुजाहरे किए गए, उससे मियां नवाज शरीफ को अंदर से तोड़ दिया। तो वो बड़ा अजीब महसूस करते हैं जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें ख़तरा ये होता है कि कोई ना कोई आदमी आके उनके साथ बदतमीज़ी कर देगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब एक सेंसिबल आदमी है, ऑनरेबल आदमी है, एक बाइज़्ज़त आदमी है। तो उनके ऊपर जो टैग लगाया गया है ना एक चोर का, डाकू का और बाकी जो सारी चीज़ें उनके साथ मंसूब की गई हैं, वो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ डिज़र्व नहीं करता था इसको। इन सब चीज़ों ने मिला के ना उनको डिप्रेस कर दिया हुआ है। तो अब उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो एक इंटरेस्ट लेस आदमी है। वो सिर्फ जो सियासत कर रहे हैं वो सिर्फ 2 वजूहात से कर रहे हैं। एक मियां शहबाज शरीफ के लिए, वो समझते हैं कि उनका भाई जो है उसने बड़े मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया है और कभी उन्होंने साथ छोड़ा नहीं है, लिहाजा वो अपने भाई की मजबूरी में पार्टी के हेड हैं इस वक्त। दूसरा, मरीम नवाज़ साहिबा को वो एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो उन्होंने उससे इसीलिए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया ताकि उनकी ट्रेनिंग हो सके, और उसके बाद वो अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये फरमाइश उनकी मरहूमा बेगम साहबा ने की थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी को बेनज़ीर की तरह प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती हूँ पाकिस्तान में, और मियां नवाज शरीफ साहब वो वादा निभा रहे हैं। तो सियासत के अंदर उनका जो अगर इंटरेस्ट है तो सिर्फ इतना है कि वो अपनी बेटी को पहले कामयाब चीफ मिनिस्टर और फिर कामयाब प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और उसके बाद अपने भाई को वो एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और इसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो सियासी कैरियर है मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गया। वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, और इस चीज़ का एहसास पूरी पार्टी को है, और सारी पार्टी अपने आप को हेडलेस महसूस कर रही है, समझ रही है कि मियां नवाज शरीफ का एक साया था या एक हाथ था हमारे सर के ऊपर, अब वो नहीं है। ठीक ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। क्वेश्चन भेजते रहिएगा, अपना नाम और शहर का साथ बताया कीजिए कि कहाँ से पूछ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।